में आके कर देना उधर नीचे, मैं बोलूँ तो। नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं गोपाल प्रजापति आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म न्यू अतुल्य एकेडमी पर। अभी कुछ लोग मेरा चेहरा देख के हालत खराब हो गई होगी, कुछ लोग थोड़े खुश भी होंगे और कुछ लोगों के मन में थोड़ी नाराजगी भी हो रही होगी कि उसको गाली दे दे। तो पहले गाली देने वाले गाली दे लो, क्योंकि सब काम साथ साथ चलना चाहिए। क्योंकि आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में जब इतने बड़े स्कैम हुए हैं तो उसके पीछे बोलने वाला एक ही टीचर रहा है, और भी टीचर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, पर खुल के बोलने वाली बात जो मैंने की है वो की है। इसके बाद चाहे जुर्माने लगे हो, भरेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पुलिस द्वारा उठा लिए गए हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो चीजें भी सहन कर जाते हैं। सबके मन में ये था सर कहां है कहां है कहां है कहां है, सब चीजें थी और सब बातें भी थी, सब बातें भी करेंगे। अभी जो कुछ तथ्य निकल के आए पहले उसके ऊपर हम बात करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि CSIR वाला एग्जाम होना था और भी जो दूसरे एग्जाम हो रहे थे, जैसे यूपी पुलिस का एग्जाम आप ले लो। यूपी पुलिस के लिए सबसे अच्छी बात यह हुई, सबसे पहले तो यूपी के उन सभी शिक्षकों को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो विद्यार्थियों के हक अधिकार के लिए खुल के मैदान में आए। और उससे भी ज्यादा मैं धन्यवाद उन विद्यार्थियों का देता हूं जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के अपने भविष्य को देखते हुए मैदान में उतरे और पेपर लीक का भांडाफोड़ किया और परीक्षा को निरस्त करवाया। और जो पेपर लीक करके जो लोग गए थे और उन फर्जियों को पकड़वाया, और अभी उनसे फर्जियों को फांसी की मांग की एक आवाज भी चल रही है जो ट्विटर पर काफी ट्रेंड कर रही है। तो यूपी के विद्यार्थियों को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं ये कहता हूं काश कि हम जैसे लोगों में भी अगर थोड़ी बहुत अक्ल आ जाती तो हम कहीं ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, हमको बस मध्य प्रदेश से बिल्कुल चिपके हुए राज्य से ही सीख ले लेनी चाहिए थी कि किस तरीके से स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट होते हैं। मध्य प्रदेश के प्रोटेस्ट की कुछ अलग कहानी होती है। अलग कहानी इसलिए होती है, एक एक विद्यार्थी के घर जाना पड़ता, लाइब्रेरी जाना पड़ता, कोचिंगों में जाना पड़ता, बोलना पड़ता है कि हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, क्या आप हमारा साथ दोगे। बल्कि यूपी में इससे थोड़ा उलट चलता, अगर अन्याय हुआ है तो वहां का लड़का बीच में आता है, मैदान में सड़कों पर उतरता है और अपनी बात सरकार तक पहुंचाता है। यहां पर MP में भी ये प्रयास किए जाते हैं, पर ये प्रयास इतने सफल नहीं होते। उसका रीजन ये है कि लोग साथ देने को तैयार नहीं है, वो बोलते तू तेरा देख। तो तू तेरा देख के चक्कर में ये स्कैम होते आ रहे, और ये कोई एक भर्ती में स्कैम नहीं है, जहां तक मैं जितना समझ पाया हूं, जितना जान पाया, अभी से नहीं है ये स्कैम। जब से ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हुई है तब से ये स्कैम चल रहे हैं। चाहे वर्ग 2 का पहले वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 का एग्जाम था, फिर इसके पहले इवन आप ये सोचो यार कि MP वर्ग 3 का जो रिजल्ट हुआ था, संविदा शिक्षक वर्ग 3 का जो पेपर हुआ था, इवन उसका तो पेपर पूरा लीक हो गया था। उसके अंदर वो बंदा दिख रहा था जिसने पेपर लीक किया, उसका फोटो वगैरह दिख रहा था, फिर भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ना होना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जब मध्य प्रदेश में युवा सोता है तो उसको सो ही रहना चाहिए। अब मेरा काम नहीं है कि गोपाल सर आएंगे आपको जगाएंगे और बोलेंगे बेटा अन्याय के खिलाफ हमें लड़ना है। मैंने प्रयास किए, ऐसा नहीं है नहीं किए। मेरे को आपको जितना जगाना था मैंने आपको जगाया, पर मैं मानता हूं मेरे अंदर कहीं ना कहीं कमी रही है कि मैं आपको उस तरीके का जगा नहीं पाया। सभी लोग बोलते सर आएंगे आएंगे सपोर्ट करेंगे, पर कोई भी उस दिन मंच पर आकर लड़ने के लिए तैयार नहीं था। जब हम इंदौर में भी ज्ञापन देने के लिए गए तो हम हमारे हैंड से जितने बच्चे कर पाते यार बेटा चलना यार ये हुआ, तो हम जाते थे वहां पे और प्रोटेस्ट करते, हम हमारा ज्ञापन देके आते थे। पर अगर आप अदर जगह जाओगे, दूसरी जगह जाओगे, वहां पर सबसे बड़ा डर यह है कि आप तो एक देखो, अगर आप शिक्षक हो तो आप कोचिंग नहीं चला पाओगे। कोचिंग नहीं चला पाओगे तो उससे क्या होगा कि आपके साथ जुड़ा हुआ जो 40-50 लोगों का जो स्टाफ है उसकी रोजी रोटी पानी की दिक्कत आ जाएगी। आपकी जो टीचर है वो कहां पर जाएंगे, आपके यहाँ जो स्टाफ काम करता है वो कहां जाएगा।
ये बहुत सारी समस्या रहती, तो वो लोग सोचते यार कि हमारी 2 मिनट में कोचिंग बंद हो जाएगी, इसलिए हमको प्रोटेस्ट में नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको उनकी रोजी रोटी जाती हुई दिखती है। पर कुछ लोग ऐसे भी रहते, नहीं यार, जैसे मेरा स्टाफ है, बोले नहीं सर, हमारी चिंता मत करो, आप उनकी चिंता करो जो इस अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। जो बच्चे 1-1, 2-2 नंबर से रहे, उनके खिलाफ, उनके बारे में आप सोचो कि जिन्होंने तैयारी क्या हुआ और जिन्होंने पैसा दिया उनका क्या हुआ। हमारी लड़ाई तो शुरू से जो टॉपर रहे उनकी जांच को लेकर रही है। कोई व्यक्तिगत स्टूडेंट से तो दुश्मनी रही नहीं है। अभी 2-4 आ जाएंगे उनकी औलादे और यहां पर आके अपना ज्ञान बांटना चालू कर देंगे। तो हमारी लड़ाई तो उन स्टूडेंट से रही नहीं कभी जिनके 120, 130, 140, 150 नंबर है। हमारी लड़ाई तो उसके, और मैंने कभी ये भी नहीं बोला कि पटवारी परीक्षा निरस्त होनी चाहिए, और मैं तो अभी कह रहा नहीं होनी चाहिए ना निरस्त। अगर किसी को मेरा विरोध करना है, जो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो मेरे को गाली दे देगा, बोले ये गलत बोल रहा है, ये बोल रहा निरस्त नहीं होना चाहिए। मैं बोल रहा निरस्त नहीं होना चाहिए एग्जाम। क्यों नहीं होना चाहिए, ये भी तो बात है। निरस्त होने का मतलब यह होता है कि फर्जियों को पूरी तरीके से बचाना, और निरस्त ना होने का रीजन यह देता हूं मैं कि जो फर्जी हैं कम से कम वो पकड़ाई, और हमें उस गैंग के बारे में पता चले कि आखिर मध्य प्रदेश में यह कब से हो रहा था और ऐसे फर्जीवाड़े करके कितने लोग लगे हैं। तो जो बाकी बच्चे जिनका मेरिट में नाम आना था, जो नहीं आ पाए हैं, उन लोगों को उनकी जगह ज्वाइनिंग मिले, यह हमारा मुद्दा था। अब इसको एक अलग डायरेक्शन में लिया जा रहा कि नहीं इसको हम निरस्त करवा करेंगे। नहीं, निरस्त के पक्ष में नहीं हम, मैं नहीं हूं, दूसरे हो सकते। भाई क्या हुआ, एग्रीकल्चर के अंदर एक एग्जाम हुआ था, उसमें भी हम निरस्त के पक्ष में नहीं थे। हमारा यह कहना था जांच करो, आप दोषियों को सजा दो। पर क्या हुआ, उस एग्जाम को निरस्त कर दिया गया, और निरस्त करने के बाद जिन लोगों ने फर्जीवाड़ा किया था 200 में से 195, 198, 190, 188 से नंबर लाए थे वो लोग, अब ये एग्जाम निरस्त कर दी इन लोगों ने, उनको बचा लिया गया। अब बाद में जब उन्होंने एग्जाम दी तो वो 110, 120, 115 नंबर पे ही लटक गए। और हाँ, बाकी जो लोग थे 140, 45, 46, 48 वाले, अगली बार जब एग्जाम हुई तो वो अगली बार भी निकाल लेंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यार अगर आपके अंदर योग्यता आप निकाल लोगे, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत के बाद एक भर्ती आती है, हम मेहनत करके देते हैं, 140, 45, 50, 55, 60 नंबर लाते हैं। इतने नंबर हम लोग लाते हैं, और इतना एक योग्य स्टूडेंट लाता है। 160, 65 भी मान लिया मैंने, 170 भी मान लिया, पर 170 के ऊपर हाउ इट इज पॉसिबल, संभव नहीं ना। जब ये जो 170, 165 से ऊपर वाले लोग जब वेरिफिकेशन के लिए गए, तो ये कहा जा रहा था कि इनके मुंह पे गमछा बंधा हुआ निकल ही नहीं रहा है, इसका बंधा हुआ खुल ही नहीं रहा है। 10वीं और 12वीं के इनको मार्कशीट जमाते नहीं आ रही है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट कब लगाना ये पता नहीं है। वहां पर जो दूसरे बच्चे आए हैं जो अपनी मेहनत से चयनित हुए वो जमा रहे, वो मेरे को बता रहे सर ये चीजें, ये मैंने नहीं देखा, ये मैंने सुना उन बच्चों से, उन्होंने मेरे को कहा। ऐसा नहीं है मेरी कोचिंग से सिलेक्शन नहीं, मेरी कोचिंग से भी बच्चे गए वहां पे, पर उन बच्चों ने कभी मेरे को ये नहीं बोला कि सर आप इसके खिलाफ आवाज मत उठाओ। उन्होंने बोला सर गलत तो हुआ, हम भी जानते हैं इस बात को, पर कितने गलत है इनकी जांच होनी चाहिए। अब कुछ लोग बड़ी मुश्किल से मिलती, मैं मानता हूं ना नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है, अरे एग्जाम ही बड़ी मुश्किल से होती, नौकरी मिलना तो दूर की बात है। तो आप मेरा एक भी वीडियो उठा के बता दो जिसके अंदर ये कहा गोपाल सर ने परीक्षा निरस्त होनी चाहिए, ये शब्द तो थे ही नहीं मेरे। और अगर अभी जो भी कहता मैं उसका साथ देता ही नहीं हूं कि निरस्त के पक्ष में। हमारी एक ही मांग थी भाई जांच व्यवस्थित हो, और वास्तव में जो दोषी है जो अपना व्यवस्थित नाम नहीं लिख पा रहे, मैं सिग्नेचर का मुद्दा नहीं बता रहा, जो व्हाइटनर चला के, आप देखिए मेरे पास बहुत सारी ऐसे तथ्य है जिनमें लोगों ने पहले व्हाइटनर चलाया है, व्हाइटनर चलाने के बाद सिग्नेचर की, ऐसा कोई नहीं करता ना। लोगों ने अपनी सेल्फी लगाई, वो भी नहीं करता है। एक ही परिवार से टॉपर है तो उनके भाई सभी की फोटो पे डेट है 18/1/2023, 18/1/2023, 18/1/2023, सभी एडिटेड डेट है ना, क्लियर दिखती है। कोई अपना नाम हिंदी में सही से नहीं लिख पा रहा, जो प्रीति को प्रीति लिखते नहीं आ रहा है, लक्ष्मण को लक्ष्मण लिखते नहीं आ रहा है, तो वो सिग्नेचर ऑथेंटिक नहीं होते ना। तो बस हमारी मांग थी कि सही के साथ जांच हो जाती तो पता चल जाता कि कितना बच्चा अंदर होगा, कितना बच्चा बाहर होता। यही मांग थी हमारी, और कोई इससे ज्यादा तो थी नहीं। अब क्या है कि
जो फर्जी लोग हैं, अभी मिल गई ज्वाइनिंग मिल गई, कोई देखो टेंशन मत लो आप, फर्जियों से लड़ाई तो अंतिम दम तक रहेगी, फर्जियों से लड़ाई अंतिम दम तक रहेगी। और यार ये कैसे होता, देखो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको भी बताता हूं। ऑनलाइन परीक्षा में नकल कराने वाला गिरोह पकड़ाया, ठीक है, ये एक न्यूज है। ऑनलाइन एग्जाम करवाते थे ये, और स्क्रीन शेयर के माध्यम से दूसरी जगह से ये एग्जाम देते थे वहां पे, क्योंकि इनको पहले आंसर पता होते थे। अब बाहर दूसरी जगह से दे रहे, एक अलग माहौल रहता है, तो क्यों ना ऐसे लोग पास होंगे। अब ये तो लिखा ना कि ऑनलाइन परीक्षा में नकल कराने वाला गिरोह पकड़ाया, क्या कहा गया भाई, देखो कई गिरफ्तार, सीएसआईआर के सेक्शन अफसर व असिस्टेंट सेक्शन अफसर पद की चल रही थी परीक्षा। मतलब सीएसआईआर जैसे एग्जाम के अंदर भी धोखाधड़ी हो रही है। अब लोगों ने ये प्रूफ दिया तो जाके माने, प्रूफ तो हमने वर्ग 3 के अंदर दे दिया था ना, ये देखिए आप पेपर उस दिन का। पर क्या हुआ, नहीं शाम को आए, बोले कि साइट हैक कर दी थी, इस वजह से हो गया, टेक्निकल मिस्टेक की वजह से। ये किसी राज्य के जो कहते जिम्मेदार व्यक्ति की इस तरीके की भाषा नहीं होती है, जिस तरीके से इन्होंने कहा था। ये एक मामला आया हमारे पास, और भी चीजें हैं यहाँ पे, चलो ये तो ठीक है। 21 में से 15 में ये मुद्दा तो उठा ही नहीं रहा हूं, जोरा वाला मुद्दा मेरे को उठाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तो क्लियर दिखा, जांच बिड़ गई है और इनकी धज्जियां उड़ रही है। अब ये कहा, अब ये आप देखोगे कि यूपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी मैनपुरी के में हल कॉपी मिली, ब्रज में 39 सॉल्वर समेत 46 पकड़े भाई। ये एक अलग मैटर है, ठीक है। ऑफलाइन एग्जाम हो रहा था, वहां पे पेपर पकड़ा है। ऑनलाइन और ऑफलाइन में अंतर रहा ही क्या है, सामने वाले का ये कहना है, जो व्यक्ति पकड़ाया है उसका कहना है कि हम लोग कैसे काम करते थे, कैसे करवाते थे, सारी चीजें यहां पर है ना। परीक्षा में नकल कराने वाला गिरोह का पर्दाफाश हुआ। आपने एक और न्यूज सुनी होगी जो मैंने पहले बताई है, वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा। यहां पर मैंने एक फोटो भेजा, ये जो आप गिरोह है, ये हम जो कहते थे शिक्षा माफिया, हम शिक्षा माफिया किसी नेता से थोड़ी लेना देना हमको। हम तो शिक्षा माफिया उनके लिए यूज करते थे जो बच्चों के साथ भ्रष्टाचार कर रहा है, जो उनके हक अधिकार और उनके भविष्य को छीन रहा है, हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। अब लोगों को यह बुरा लग रहा है यार कि हम हमारी मेहनत से चयनित हुए, ये कैसे निरस्त करवा। निरस्त में कह रहा हूं, हम किसी पक्ष में है ही नहीं, हम तो उनके पक्ष में हैं जिन्होंने अविश्वसनीय, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, जिन्होंने ऐसा काम कर दिया। हम तो बस ऐसे लोगों का इंटरव्यू चाहते हैं ना भाई, हमको थोड़ी चाहिए। अगर मैं एमपी पुलिस में अगर मान लो सिलेक्ट होता हूं, तो लोग पूछेंगे ना मैं कैसे सिलेक्ट हुआ, तो मेरे को जवाब देते आना चाहिए। तो हम यही तो हैं जो टॉपर बने, टॉपरों के इंटरव्यू करवा रहे हैं, उसमें भी नाटक है। बोले नहीं इंटरव्यू नहीं देंगे, भाई टॉपर को क्यों छिपना, पहला प्रश्न है ना, टॉपर को क्यों छिपना। वो टॉपर से देखो क्या पूछा जा रहा है, जो उनके पेपर में आया वही पूछा जा रहा है। भाई यार अभी तो इतना समय मिल गया ना, 6-8 महीने का, इतने में तो याद कर लेना चाहिए साला पूरा पेपर। अब ये सोचो 6-8 महीने में भी उनके अंदर इतनी योग्यता नहीं आई कि उन्होंने जो पेपर दिया था उसी को अच्छे से पढ़ सके, और ऐसे टॉपर है। जब हम बात टॉपर की करते हैं तो जो टॉपर के नीचे जो रहते हैं ना, वो लोग उछल के आ जाते, ऐसा लगता है टॉपर जैसे इनका बाप हो और टॉपर ने इनको पाल के रखा हो, तो बीच में दूसरे कूदने लग जाते। जिससे बात करना उससे तो करने तो, संवाद आप करने नहीं दे रहे हो। जो चोर रहता वो ज्यादा उचकता है कि मैंने चोरी नहीं की है। ये चीजें आज हमको यहां पर देखने को मिल रही है। कुल मिला के ये है, अभी मैं बताऊंगा, अब मैं आगे का स्टेप भी तो बताऊंगा, हमारा आगे की स्टेप क्या है ये भी तो जानना जरूरी है आपको। ज्वाइनिंग मिली, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मिलनी थी ज्वाइनिंग, पर दिक्कत उससे है कि अयोग्य लोग घुस गए उसके अंदर। और इसलिए भी बुरा लगता है यार कि जो बच्चा वाकई में मेहनत करके गया था, जिसके 140, 42, 48 नंबर आए, ऐसे लोग भी है नॉर्मलाइजेशन में जिनके कम नंबर हो गए, थोड़े कम हो गए, तो वो बाहर हो गए। पर अगर सही तरीके से अगर एग्जाम हुई होती तो पहली बार तो इसका इतना कट ऑफ जाता ही नहीं। जो एवरेज कट ऑफ उससे 4-5 नंबर जरूर कम जाता। जितना जो कट ऑफ गया है उससे 4-5 नंबर मेरे अकॉर्डिंग कम जाना था। तो इसमें उन बच्चों का भला होता जो वाकई में तैयारी कर रहे थे, पढ़ रहे थे, जिन्होंने 8-8, 10-10, 12-12, 16-16 घंटे लाइब्रेरी में बिताए हैं, जो 5-5, 6-6 साल से, 2-2, 3-3 साल से लगे हुए थे।
हमें ऐसे टॉपरों की कभी कल्पना नहीं थी जिन्होंने कभी किताबें नहीं खोली है, जिनको कभी सिलेबस नहीं पता है, क्या सिलेबस था, वो 8 सब्जेक्ट के नाम नहीं बता पा रहे हैं। ऐसे टॉपर तो कतई नहीं चाहिए था हमें। और इस मध्य प्रदेश के राजस्व विभाग में पटवारी का सबसे बड़ा योगदान होता है। अगर हमारे फर्जी पटवारी चले जाएंगे, पटवारी लोग, तो कैसे काम होगा। और ये पटवारी नहीं बने, एक बात मैं आपको बता दूं, ये सहायक विस्तार विकास अधिकारी बने हैं। समझ रहे आप इस बात को। इनके नीचे पटवारी लोग आएंगे। तो अब जैसे देखो, पटवारी की जो संख्या थी पोस्ट में ज्यादा, तो नाम तो ये लेंगे ना, पटवारी फर्जीवाड़ा। पर इसमें जो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट थी, कोई एग्जीक्यूटिव पोस्ट थी, उसके अंदर बड़े बड़े पद थे जो अच्छे नंबर लाने पर ही आपको मिल सकती थी। तो मेरा यह मानना कि अगर अच्छे से अगर जांच होती सारी चीजें, तो 150 148 नंबर वाला बंदा भी अधिकारी बन सकता था। पर नहीं, फर्जियों की गैंग एक्टिव होती है, वो काम करती है, और फर्जियों को मेहनतियों का सरदार बना दिया जाता है। फर्जियों को, जो मेहनती बच्चे जो पढ़ के गए, उनका सरदार बना दिया गया उनको वहां पे। अब इन गधों को आता क्या है, देखो कुछ ईमानदारी से भी गए, मैं उनका नहीं कह रहा हूं, पर जो फर्जी तरीके से गए, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। और यहां पर अभी आपने देखा होगा लगभग 150 लोग पकड़ाए थे यूपी पुलिस पेपर के पहले। इन्होंने वहीं पर एक जगह थी जहां पर कंप्यूटर लगा रखे थे, ये दूसरे राज्यों में होने वाली एग्जाम, जो एग्जाम होती थी, उसके ये पेपर सोल्व करवाते थे वहां पर। अब ये गिरोह पकड़ा गया, पर इनसे किस तरीके की जांच हुई, यूपी में पकड़ाए, तो हम एमपी की बात कर नहीं सकते। वहां कर सकते हैं, प्रश्न पूछने में कोई जाता नहीं है, पर यकीन मानो धीरे धीरे ये फर्जी लोगों की सारी कुंडली बाहर निकलेगी। सरकार से कोई लड़ाई थोड़ी है, फर्जियों से लड़ाई हमारी, जो मेहनत करता। और देखो, अब ये मत उम्मीद करो आप कि अब आने वाली परीक्षा में क्या होगा, गेम हो चुका है। जिसके आप रिजल्ट, जिसके परिणाम का भी इंतजार देख रहे, रुको तो सही बेटा, रुको तो सही। कुछ बात होगी तो ही बात मैं आपसे कर रहा हूं। अब जैसे और चीजें देखो, आप पहले देख लो, फिर अपन बात करेंगे यहां पे। अब यार देखो, अब जो फर्जियों के जो आका एक्टिव हुए हैं, उनको पहले समझ लेते अपन क्या है। अब मैं कुछ बातें कह रहा हूं, वो बातें जरा मेरी ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। अब हम काम की बात कर रहे हैं, हमें क्या करवाना है। देखो, मेरा आप सभी से निवेदन है, जो जो स्टूडेंट है उन सभी से मेरा निवेदन है, और निवेदन क्या है समझना। हमें लगानी है अब आरटीआई। देखो, ये मैं अपने सुझाव बता रहा हूं, ठीक है, मेरे पास जितनी जानकारी है, मैं वो जानकारी तो है मेरे पास, पर हमें अब आरटीआई लगानी है। आरटीआई लगाकर क्या जानकारी लेनी है, ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती, आपको भी ये काम करना है। जो फर्जी, देखो आज नौकरी लग जाएंगे बेटा, कब तक रहेंगे पद पर, ये भी तो बताओ। कहावत है ना कि बकरे की मां कब तक खीर मनाएगी, कभी तो ईदी आएगी, कभी तो ईदी आएगी। तो आरटीआई लगाना है। आरटीआई लगा के आपको क्या करना है, जो टॉपर है, जो टॉपर है, लगभग 200 लोग, मान लो अपन 200 लोग या 500 लोग, जो भी है, आरटीआई के माध्यम से आपको इनका एडमिट कार्ड रिजल्ट, और एडमिट कार्ड मांगो, रिजल्ट मांगो, और आप यहां पर क्या मांगना, इनका फॉर्म का भुगतान रसीद। ये आरटीआई लगाकर आपको भी जानकारी लेना है, फॉर्म के भुगतान की रसीद मांगना है। कुछ लोगों को क्या करना है कि ये जो लोग टॉपर रहे हैं, हमें ग्रुप बना लेंगे, और उस ग्रुप के बाद बात करेंगे, उस ग्रुप में भी बात करेंगे। मैं आपको एक नंबर दे दूंगा, वहां जुड़ जाना आप, या फिर फेसबुक पे मुझसे जुड़ जाना। आप फेसबुक पे भी मुझे मैसेज कर दोगे तो मैं अलग से उन बच्चों को ग्रुप में जोड़ लूंगा। जो टॉपर लोग हैं उनका हमको CLR सीट जांच करनी है ना। CRL जो सीट होती है, सॉरी CRL, ये जो CRL सीट होती है, हमको ये मांगनी है इनकी, कि इन्होंने कितने कितने समय के अंदर किन प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। ये चीज आपको करनी है, ठीक है। एडमिट कार्ड, रिजल्ट और फॉर्म, ये जो है ना, ये फॉर्म, जो ये जो भुगतान की रसीद, ये सारा की सारा खेल इसके ऊपर डिपेंड है, पूरा गेम यहीं पर डिपेंड है। क्यों यहां पर डिपेंड है, मैं आपको बता देता हूं कि ये जो टॉपर है ना, टॉपर, ये टॉपर है, इनके 90% फॉर्म एक ही जगह से भरे गए हैं। यार देखो, मेरे को जगह बताई है, पर अभी क्या कंफर्म नहीं है, डाटा जब तक आपके पास नहीं आएगा तब तक आप नहीं बोल सकते हो।
और कोई भी चोर ये नहीं कहता मैंने चोरी किया, तो हो सकता किसी और को फंसाने के लिए कहा किया जा रहा हो। ये एक ही जगह से सारे के सारे फॉर्म भरे हैं इन टॉपरों ने। अधिकतर टॉपर जो बने फर्जी टॉपर, इन्होंने मुझे लगता है एक ही जगह से फॉर्म भरे हैं। अब देखते धीरे धीरे क्या होता है। आप आरटीआई लगा के पहले जानकारी लो, और जो भी स्टूडेंट चाहता है कि हमें जानकारी लेना चाहिए तो आप जुड़ो, अपन बात करते हैं उसके ऊपर, ठीक है। फेसबुक लिंक आपको मिल जाएगी मेरी, आप जुड़ जाओ उस पर, अपन बात करें। मेरे को मैसेज कर देना उस पर, हम अलग ग्रुप में अलग से ग्रुप बना लूंगा उसका कि किन किन लोगों आरटीआई किस बेस पे लगाना। हम ग्रुप बना के काम करेंगे, हमके रुकना नहीं है, हमें शांत नहीं होना, हमें हमारा काम करना है। जो देखो जो उनको उनका काम करना था वो कर रहे हैं, हमको हमारा काम करना हम करें। हमको फोकट पंचायती करने से मतलब कि हमें हमारा कर्म करना है। तो ये बात है। और देखो यार, मेरे ऊपर जुर्माना लगा, आपको पता है, ये तुरंत मेरे को दिया गया है, कोई अलग से ऐसा नहीं है, ठीक है। 15.5 लाख का नोटिस तुरंत आया कि आपको इंफॉर्मेशन दी नहीं है। और मैं आपको बता दूं, इंदौर, पूरे इंदौर नहीं, मध्य प्रदेश में कहीं भी, मैं आपको एक बात बता देता हूं, मैंने आज तक कहीं पर भी बैनर नहीं लगाया। मैंने आज तक कहीं पर भी अपना बैनर नहीं लगाया कोचिंग को छोड़ के। और मैंने आज तक एकेडमी से सिलेक्टेड स्टूडेंट के बना के पोस्टर भी नहीं लगाए। मेरे को मेरी योग्यता पे यकीन है, हमारे पढ़ाने में दम है, बच्चा आ जाता है। पूरे इंदौर में मैंने कहीं भी नहीं लगाया। इंदौर छोड़ो, मैं तो अपने पास वाली गली पे नहीं लगाता, सामने खंबे पे नहीं लगाता हूं। उसके बाद मेरे को यह दिया गया 15.5 लाख का नोटिस, वो एक अलग बात है। अब जब हम 19 तारीख को प्रोटेस्ट के लिए जा रहे थे, तब मुझे 20,000 रुपए का चालान दिया गया कि आप शांति भंग कर रहे हो, और 20,000 रुपए जब जुर्माना, 40,000 रुपए का मेरे ऊपर वो जुर्माना लगाया। क्यों? क्योंकि मैं शांति भंग कर रहा था, उनका ये कहना है। ठीक है, ये कहावत है कि जब आप सच्चाई की लड़ाई लड़ते हो तो आपके रास्ते में कुछ बाधाएं आती है। उस बाधाओं से डरना, घबराना और उससे पीछे हट जाना, उस बाधा का कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए अपना काम शांति के साथ आसानी से करते जाओ। तो मैं अपने कर्म में लगा हुआ हूं, मैं अपनी प्रोसेस कर रहा हूं। कुछ लोग ज्यादा ही जल्दी है, सर बोले आपने क्या करा, क्या करवाया, क्या करवाया। मैंने आपको जगा दिया, ये बड़ी बात है मेरे लिए। कम से कम आप लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हो, समझ रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। अब कुछ लोग कह रहे हैं यार सर आप क्यों नहीं आए 28 तारीख को, बोल रहे ना, आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा आप क्यों नहीं आए। ये हमारे ग्रुप के लोगों को पता था कि मेरे को नजरबंद किया हुआ है। अब बताओ मैं कैसे आता वहां, मेरा फोन बंद था, मैं कैसे आता बताओ वहां पे। पॉसिबल था? नहीं था ना। इसलिए आप देख के गाली दे सकते हो, चलो मैं नहीं गया, ठीक है, मान लो मेरी गलती है कि मेरे को नजरबंद कर दिया था इसलिए मैं नहीं गया। कैसे जाता बताओ? पॉसिबल नहीं था ना। पर आप लोगों को तो जाना था, न्याय तो आपको चाहिए था। किसी एकेडमी के टीचर को न्याय थोड़ी चाहिए था, न्याय तो स्टूडेंट्स को चाहिए था ना कि फर्जीवाड़ा हुआ। आपके नहीं जाने से क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूं। अब ये जो फर्जी गैंग है ये ज्यादा एक्टिव हो गई है कि अब हमारा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा होने के बाद भी हमने इसको निपटा दिया, तो ये कौन सी बड़ी बात है। एमपी पुलिस, एमपी एसआई और आगामी जो भर्तियां उसमें, बोले दाएं हाथ का खेल है हमारा। बोले अब देखो हम क्या करते। अब जहां 15-20 लाख था वहीं सीधे 25-25 लाख हो गया, क्योंकि भाई कॉन्फिडेंस है कि आपको कुछ नहीं होगा। और ये करवाने में सबसे बड़ा योगदान हम लोगों का रहा है। क्यों? क्योंकि हम गए नहीं, हम बस मोबाइल पर आए और मोबाइल पर आके हम लोग ये वो देख रहे हैं कि यार कितने लोग गए। बोले इतने लोग गए, बोले आंदोलन सफल रहा, ये हुआ वो हुआ, बस ये हम ये करने बैठे। बिकॉज वी हैव नो यूनिटी पावर, हमारे पास एकता की शक्ति है ही नहीं। और अभी मध्य प्रदेश का बच्चा जान ही नहीं पाया कि पावर क्या होता है, स्टूडेंट्स पावर क्या होता है, पता ही नहीं है। क्योंकि हम अलग अलग बट गए हैं, कोई एमपी पुलिस, कोई एमपी एसआई, जेल प्रहरी, पटवारी, वन रक्षक, ग्रेड 3, ग्रेड 4, स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, हम बट गए हैं। बल्कि आपको पता ही नहीं कि संगठन में कितनी शक्ति होती है। हमने काम किया था कि हम युवाओं को एक करें। मेरे को नेता थोड़ी बनना, मेरा काम रोजी रोटी चल रहा पढ़ाना। और ये नहीं,
10 साल बाद भी मिलोगे, ये बात मैं 4 साल पहले बोल चुका था कि 10 साल बाद भी मिलोगे तो भी मैं आपको पढ़ाता हुआ ही मिलूंगा। नहीं बोले सर को नेता बनना है। अरे नेता क्या करेंगे बन के यार, ऐसे तुम्हारा हक अधिकार खाएंगे क्या? नहीं ना, हमें हमारा कर्म करना है, पढ़ाना है आप लोगों को अच्छे से बस, और जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ बोल सके, यही बात थी, यही बात हम रखते थे यहां पे। पर यह है कि जितनी ताकत हमको दिखानी थी उतनी हम दिखा नहीं पाए। एक वो लोग जो पहुंचना थे भोपाल में वो पहुंचे ही नहीं, जितनी ताकत आपको लगानी थी लगाई नहीं। बोले गोपाल सर आएंगे, भाई मैं नजरबंद हूं, कहां से आओ बताओ, अब मर तो नहीं सकता ना मैं। आप बोले गोपाल सर तुम मर जाओ ये काम हो जाएगा, हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे संभव है ये? और जो भी करूंगा मैं ही करूंगा क्या, बाकी टीचर नहीं है क्या? इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, मैंने जो काम बताया वो करें, ये फोकट का वीडियो का इंतजार ना करें कि सर कुछ बोलेंगे और ये कर लेंगे हम वो कर लेंगे, ऐसा कतई नहीं है। हमें हमारा काम करते जाना है, ठीक है। और ये नहीं आप रुको, जो बच्चा ईमानदारी से सिलेक्ट हुआ वो खुद हमारा साथ दे रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, जो बच्चे ईमानदारी से सिलेक्ट हुए वो खुद बोल रहे हैं यार सर क्या कंडीशन थी वहां पर, कोचिंग में आके बोल रहे हो कि सर ऐसी सी कंडीशन थी। अब क्या बोले हम? पर देखो मेरा एक ही कहना है, आंखों देखी बातों पर यकीन करो, कानों सुनी बातों पर यकीन मत करो। जो आपकी आंखों के सामने है, प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है, तो प्रत्यक्ष वाली बातों पर आप करो। और भी चीजें हैं बात करने की, पर अभी इतना कोई बोल सकता नहीं मैं यहां पर, क्योंकि बोलने से कोई अगर फर्क पड़ रहा होता तो अभी तक पड़ जाता, आप लोगों को कोई इतना फर्क पड़ता नहीं। अब मैंने बात बोली है तो कुछ बच्चों को बुरा लगेगा, हमको बोला कि मध्य प्रदेश के बच्चों में यूनिटी नहीं है, तो अब बोलो इसके ऊपर गाली दो, मेरे को गाली दो कि मैं सही बोल रहा हूं। यूपी से सीखो, बिहार से सीखो, राजस्थान से सीखो। आप पेपर लीक होता है तो क्या कंडीशन होती वहां पर ये देखो, मतलब ये यार 40-40, 50-50 हजार, 1-1 लाख, 1.5 लाख मैदान में रोड पे, और यहां तो 40 बच्चे नहीं आते, लड़ाई किसकी लड़े हम? क्यों? क्योंकि मैंने कहा हम पीएससी में बढ़ गए हैं। अन्याय अन्याय होता है चाहे किसी एक भी परीक्षा के साथ। बाकी आप लोग स्वतंत्र हैं, आप लोग अपने हिसाब से भी करो। अब यार देखो, अब उन बच्चों का दर्द समझो जरा, जो अगस्त माह में एमपी पुलिस का एग्जाम देके दौड़ रहा था कि यार सितंबर में रिजल्ट आएगा, अक्टूबर में आएगा, नवंबर में आएगा, चलो दिसंबर में आएगा, जनवरी में आएगा, फरवरी में आएगा, मार्च में आएगा, उसका क्या? वो बच्चा तो दौड़ रहा ना कंटिन्यू। हम इसलिए लड़ रहे थे कि हमारे लड़ने से व्यापम सुधर जाता, व्यापम अपना एक व्यवस्थित कैलेंडर बनाता कि मैं इतनी तारीख को एग्जाम लूंगा, इतनी तारीख को नोटिफिकेशन आएगा, इतनी तारीख को एग्जाम होगी, और फाइनल 1 महीने 2 महीने 3 महीने के अंदर अंदर हम रिजल्ट देंगे, या 1 महीने 2 महीने जब भी रिजल्ट देंगे और इतनी तारीख को हम ज्वाइनिंग लेंगे। ये आज तक नहीं हुआ ना। हम ये चाह रहे थे कि व्यापम के कैलेंडर को हम सुधार पाए, व्यापम की गतिविधियों को हम लोग अच्छा कर पाए, पर क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अब बच्चा, अब क्या है, अब इसमें गुड़ बन गया। अब एमपी पुलिस वाला बच्चा दौड़ रहा है, आपको देखो उसकी प्रैक्टिस दिखती है आपको, या मेरे को भी उसकी प्रैक्टिस दिखती है, पर वो प्रैक्टिस करने के लिए जितनी मेहनत करता है वो किसी को नहीं दिखती है। एक ट्रेनर भी इस बात को समझता है, ट्रेनर भी सुबह शाम दौड़ाता है बच्चे को, बस इस उम्मीद में अगले दिन 8 दिन 10 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, फिर टाइम नहीं मिलेगा। और इस झूठी उम्मीद में ही बच्चा दौड़े जा रहा, दौड़े जा रहा, दौड़े जा रहा। अगर वो नहीं दौड़ रहा होता तो एसएससी जीडी का एग्जाम बहुत जबरदस्त तरीके से देता हो, पर क्यों सुबह जाना ग्राउंड उसको, शाम को जाना ग्राउंड उसको। और मुझे लगता है जब तक एमपी पुलिस का एग्जाम, ये रिजल्ट आएगा और फिजिकल होगा, उसके पहले पहले तो एसएससी जीडी में ज्वाइनिंग मिल जाएगी बच्चों को। अगर बच्चा ठान लेता, अब क्लियर होता तो ना कि यार चलो बोल दिया कि आपका जो फिजिकल है वो अप्रैल में होगा, मई में होगा, जून में होगा, तो बच्चा इस ड्यूरेशन में जो एग्जाम थी वो एग्जाम दे लेता। पर हमने उसको अच्छा इंगेज उधर कर दिया कि भाई तू तो दौड़, कभी भी रिजल्ट आ जाएगा। और डर है ना, नौकरी नहीं मिलती। जिनके अच्छे नंबर है, कुछ बाउंड्री पे भी होंगे बच्चे, किन्हीं 65, 70, 75, 80, 85, 90 नंबर भी होंगे, 91, 92, 93 भी होंगे, 100 में से 100 भी होंगे, वो तो उसी में लगा हुआ ना। पर वो हो सकता था कि जीडी में भी अच्छा कर ले, पर नहीं, हमने उसको उधर बिजी करके रखा है कि वो उधर ही ध्यान दे। अब ये हो गया लफड़ा, अब ये क्या हो गया, लफड़ा हो गया। अब बच्चा दौड़ रहा है, बच्चा मांग कर रहा है रिजल्ट दे दो, रिजल्ट नहीं दे पा रहे।
शुद्धि पत्र से कुछ नहीं होता, आप तो रिजल्ट दो और फिजिकल की डेट घोषित करो बच्चों के लिए। बच्चा दौड़ दौड़ के परेशान हो गया। अरे यार चलो ठीक है, हम इस बीच में और बात तो भूल ही गए, फॉरेस्ट और जेल प्रहरी का भी एग्जाम, उसका रिजल्ट क्यों नहीं दिया अभी तक इन्होंने? वो तो इसके पहले हुआ था ना, 3 महीने, मार्च में हुआ था वो, उसको 1 साल हो गया। 1 साल तक आप क्यों नहीं दे रहे हो रिजल्ट? बल्कि हाईकोर्ट ने कहा यार हमने ये 13% स्टे होल्ड वाला तो बोला ही नहीं है, जीएडी अपने विभाग से अपने मन से दे रहा है। भाई हाईकोर्ट का आज का आदेश है, अगर आपने पढ़ा होगा, इसमें है ना, इसमें बता रहा हूं मैं, ये ओबीसी के चलते भर्तियों में 13% ये पद होल्ड करने का आदेश हमने नहीं दिया, हाईकोर्ट का कहना है। फिर क्यों इतनी लेट लतीफी, क्यों एमपीएसआई जैसा बड़ा एग्जाम करवाने में सरकार को 7 साल लग रहे हैं? 7 साल लग गए हैं। बल्कि हाईकोर्ट ने कहा ही नहीं, जीएडी अपनी चला रहा है मन की। पर क्यों? क्योंकि हम बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि हमारे पास एकता नहीं है। एकता होती तो हम सवाल जवाब भी कर सकते थे। ट्विटर पर चलाने से, फेसबुक पर ज्यादा ज्ञान बांटने से, ट्विटर पर ज्ञान बांटने से काम हो जाता, तो फिर चाहिए क्या था? चाहिए क्या था? कुछ नहीं चाहिए था। तो यही बात आपसे करनी थी। पर मैंने जो जो बातें कही हैं उन बातों पर थोड़ा सा अमल करना, है ना, थोड़ा सा अमल करना उसमें। और देखो कल लल्लन टॉप पे शाम को 7 बजे एक वीडियो आएगा। कल आएगा? आ जाएगा शाम को, 3 तारीख है ना। तो पहले वो वीडियो देख लो आप कि उसमें क्या कहा जा रहा है। आप सुनना इधर ध्यान से, मैं आपको बता देता हूं। पटवारी भर्ती को लेकर भी मुख्यमंत्री जी दोनों तरह की बात हुई। विपक्षी कह रहे हैं कि अगर जांच की है तो जांच की रिपोर्ट को पब्लिक तो कर दिया जाए कि उसमें निकला क्या। अब किसी को घर घर तो जाके दिखाएंगे नहीं ना, तो मीडिया को उपलब्ध कराई गई वो कॉपी। ये अभी आपने देखा एक वीडियो, ठीक है। अब इसमें कहना है मुख्यमंत्री जी का कि हम घर घर जांच रिपोर्ट नहीं दिखाने जा सकते। सही कहना उनका। तो हम कहां घर घर मांग रहे, हम तो सार्वजनिक मांग रहे थे। घर घर तो कोई मांग ही नहीं रहा था रिपोर्ट। सार्वजनिक कर दो, बात खत्म, पहुंच जाएगी घर घर। और भी है कुछ ऐसे तथ्य, उसमें कोई ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है मेरे को। और भी कुछ पेपर लीक होते हैं, कैसे फर्जी लोग इसके अंदर आते हैं। अब ये देखो, आप एक वीडियो और देखना लल्लन टॉप का। हो सकता है देखो इस पे मेरे को कॉपीराइट दे दे ये, ठीक है, एडजस्ट करेंगे थोड़ा सा अपन, पर कॉपीराइट नहीं देंगे। गैंग्स ने ऑनलाइन स्क्रीन शेयर करवाकर नकल करवा दी। बहरोड पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। दोनों बहरोड में कमरा किराए पर लेकर CSIR भर्ती परीक्षा का पेपर सॉल्व करवा रहे थे। साथ ही इस गैंग का पेपर लीक में भी हाथ रहा है। इल्जाम है कि ये लोग ऑनलाइन होने वाली परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के ID पासवर्ड लेकर ऑनलाइन स्क्रीन शेयर करते और पेपर सॉल्व करवाते थे। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया कि वो पहले भी कई परीक्षाओं में इस तरह नकल करवा चुके हैं। कई दिनों से एग्जाम चल रही थी, तो सेक्शन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट सेक्शन ऑफिसर के जो एग्जैक्ट पेपर्स हो रहे थे वो विभिन्न जगहों पर हो रहे थे, जिनके दिल्ली है, द्वारका या चंडीगढ़, अलग अलग जगह पर वो होते ऑनलाइन जो पेपर हो रहे थे। तो यहाँ ये अभी देखा आपने वीडियो, ठीक है, कि ऑनलाइन एग्जाम में कैसे स्क्रीन शेयर करके थे ये काम होते थे। तो ये ही तो कह रहे हम, ऐसे ही काम तो एमपी पटवारी में हुए हैं। यही काम तो एमपी पटवारी में हुए ना। तो इसी के खिलाफ लड़ रहे हैं। और यकीन मानो यार, आज नहीं तो कल जीतेंगे जरूर। थोड़ा बहुत देखो, आपको हम पे विश्वास रखना पड़ेगा तो कुछ कर पाएंगे। मैंने कहा है आप फेसबुक पर आओ, फेसबुक पर मुझे मैसेज कर दो, हम ग्रुप बनाएंगे। उस ग्रुप के माध्यम से कौन किस चीज की RTI लगा रहा है, सब अलग अलग करके काम करते यार, मिल के काम करेंगे तो होगा, ऐसे काम नहीं होगा बेटा, ठीक है। चलो धन्यवाद, विदा लेते हैं। अगर किसी को बुरा लगे तो लगना ही चाहिए, बात ही ऐसी की है मैंने। आप बोलो सर बाद में सॉरी बोलेंगे, नहीं, बुरा लगा तो लगना चाहिए, सॉरी नहीं बोलेंगे अपन, ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय। साथी।